चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी में कैंपटी रोड फायर स्टेशन के पास एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे के बस के ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। हादसे के बाद सूचना पाकर पुलिस, फायर स्टेशन के जवान और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे दोनों लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि गांधी चौक पर सवारियों को उतारकर ड्राइवर फायर स्टेशन के पास बस को पार्क कर रहा था, जिस दौरान ये हादसा हो गया। मसूरी में यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस, फायर सर्विस वहां पर मौजूद रहा। बस में सवार ड्राइवर और क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस और फायर सर्विस के जो जवान थे, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू भी चलाया। देखिए तस्वीरें भी हम आपको देर रात की दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर खाई में अचानक से बस गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। मसूरी में एक और हादसा यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो बस है, ये प्राइवेट बस है जो यहाँ पर जो कंडक्टर और ड्राइवर यहाँ पर आए थे, इस बस को पार्क यहाँ पर किया जा रहा था और इससे कुछ देर पहले इसमें सवारियाँ थी जिनको गांधी चौक पर उतारा गया है और वापस लौटते समय यहाँ पर ये बस पहुंची, परंतु अनियंत्रित हो गई। हमारे साथ रेस्क्यू में जो शामिल थे उनसे पूरी घटना की जानकारी ले लेंगे। सर, कैसे आपको पूरा हादसा पता लगा और रेस्क्यू किस तरीके से किया गया? सर, जैसा ही ये मसूरी माल रोड से इधर से गांधी चौक से इधर आई गाड़ी, तो इधर से हमारे स्टेशन से आगे निकली तो ये नीचे आवाज़ से आई, तो हम लोग सभी कर्मचारी बाहर आए तो बस अनियंत्रण होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई थी। और जैसे ही हमें पता लगा तो हम तुरंत आके हमने तुरंत रेस्क्यू किया और घटनास्थल पे जाके 2 आदमी सवार थे, उसमें दोनों को निकाल के सुरक्षित घायल हैं वो और उनको अस्पताल पहुँचा। क्या मानते हैं, क्या कारण रहा होगा इस पूरी बस को अनियंत्रित? सर, वो तो जांच के बाद पता चलेगा क्या। फिलहाल जो 2 लोग निकाले हैं उनमें चोट काफी लगी है। हल्की फुल्की चोटें हैं उनपे, फिलहाल उनको अस्पताल में। सर, हाँ। तो यहाँ पर फायर सर्विस के ये कर्मचारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जैसे ही उनको घटना की सूचना मिली वो यहाँ मौके पर पहुंचे और कुछ दूरी पर ही फायर स्टेशन है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती गई है। मसूरी पुलिस 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और 2 जो लोग कंडक्टर और ड्राइवर थे उनको यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। मुझे पता चला कि ये कैंपटी रोड पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वहां पर पुलिस और फायर के जवानों से रेस्क्यू कराकर 2 लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल के संभवतः दोनों ड्राइवर कंडक्टर थे उसमें, और उनको यहाँ जिला चिकित्सालय, हमारा उप जिला चिकित्सालय मसूरी में दाखिल किया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और देखने में सामान्य चोटें उनका फिलहाल। वहीं मथुरा में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। काफी देर तक ट्रांसफार्मर धूं कर चलता रहा। सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। बिजली विभाग के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। धूं का ट्रांसफार्मर जलता हुआ आप देख सकते हैं। मथुरा से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से काफी वक्त तक बिजली गुल रही। लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ लगातार गुस्सा बना रहा। बहरहाल फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उसने आग पर काबू पा लिया है। लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की जांच पूरी हो गई है। मंडल आयुक्त रोशन जैकब की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर की रिपोर्ट का इंतजार है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटना की अपनी रिपोर्ट में लेवाना होटल की इमारत को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया, जबकि घटना के दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने होटल में आग लगने की वजह, सुरक्षा और अग्निशमन इंतजामों पर जांच को अंतिम रूप दिया। अब पुलिस कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, जिसके आधार पर लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया जाएगा। वहीं इस मामले में लेवाना होटल अग्निकांड में अब शासन ने एलजीवीसी से जवाब तलब किया है। तो अब रिपोर्ट के बाद लेवाना होटल को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। आपको बता दें,
प्रशासन ने LDAVC से जवाब तलब किया है। सोमवार को लेवाना होटल में आग लगी थी और तभी से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस पूरे हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी। लखनऊ अग्निकांड में इंसाफ की शुरुआत हुई। नियमों को ताक पर रखकर जिन अग्रवाल बंधुओं ने लखनऊ में लक्षाग्रह किया, उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इसके अलावा होटल का मैनेजर भी सलाखों के पीछे है। तीनों पर हजरतगंज कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। इस अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने जिन 2 लोगों को लापता घोषित किया था, वो भी सही सलामत है। लखनऊ को लाक्षागृह बनाने वाले रोहित और राहुल अग्रवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही होटल का मैनेजर सागर श्रीवास्तव भी 14 दिन के लिए जेल में रहेगा। दरअसल पुलिस ने लेवाना होटल के दोनों मालिकों और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था, जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। देखिए, दुखद है, पीड़ाजनक है और कोई गलत है तो गलत पर की जांच होना और जांच करके जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होना, चाहे अधिकारी पक्ष दोषी है और चाहे जो होटल मालिकान है वो दोषी हैं। अगर उन्होंने मानक का पालन नहीं किया तो गलत किया है। इस प्रकार के सभी बिल्डिंग जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, चाहे होटल हों या हॉस्पिटल्स हों, मानक के अनुसार ही अब चल पाएंगे। उनकी जांच की जा रही है और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ऐसे स्थानों पर मानक सभी पूरे किए जाएं। सवाल तो इस वजह से भी बड़ा है क्योंकि लेवाना अग्निकांड ने सिस्टम को आग में झोंकने की तस्वीर भी सामने रख दी है। अब प्रशासन एक्शन में है तो जांच तेज हो गई है। बहुत जल्द लेवाना के बाहर बुलडोजर दिखाई देगा। तो अभी मंडल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद आज अग्निकांड का दूसरा दिन है और पुलिस कमिश्नर SB शिरडकर लेवाना होटल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूरा होटल सील है और पुलिस की फौज खड़ी हुई है, पूरे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब अंदर पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे और उनके साथ DCP सेंट्रल अपर्णा भी हैं जो जांच में सहयोग कर रही हैं और सारे अधिकारी यानी जो सेंट्रल के यानी जो लखनऊ का सेंट्रल जोन है उसके सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जांच के लिए कमिश्नर ने साफ कहा है कि हर बिंदु पर जांच करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जांच जो होगी वो फायर डिपार्टमेंट की होगी। लेवाना पर सिर्फ बुलडोजर चलने भर का इंतजार नहीं है, इंतजार तो ये भी है कि कब उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस लाक्षागृह को फायर सेफ्टी की NOC दी थी, क्योंकि जितने दोषी होटल के मालिक और मैनेजर थे उतने ही दोषी घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। होटल में जब आग लगी थी तो अफरा तफरी का माहौल था। 20 से ज्यादा लोगों को बचा तो लिया गया, लेकिन 2 लोगों के लापता होने की भी खबर आई थी। हालांकि वाराणसी के रहने वाले उज्जवल मिश्रा और नैना तिवारी सुरक्षित हैं। लेवाना होटल में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलसे हुए हैं, लेकिन 2 लोग गायब भी हैं। जैसा कि जिला प्रशासन की सूची में बताया गया है, वाराणसी के रहने वाले उज्जवल मिश्रा और नैना तिवारी, ये 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। लेकिन ये लोग कहाँ हैं पुलिस जानती है, पुलिस का संपर्क हो गया है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को नहीं मालूम है। उज्जवल मिश्रा हमारे साथ हैं यहाँ पर, लेवाना होटल पीछे है यानी होटल के बाहर ही खड़े हैं। उज्जवल जी, आप लापता हैं? जी हाँ, मैं जितने लोग मरे थे और जो लापता थे उसमें एक सूची जारी की गई है, जिस लापता में मुझे भी डाला गया है उज्जवल मिश्रा 206 रूम नंबर, जबकि मैं कल से ही सबके सामने हूँ, इसी होटल के सामने हूँ, कहीं गया भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मिसिंग। लखनऊ के लेवाना कांड के बाद हर होटल वाला, हर अस्पताल वाला, हर इमारत वाला अपने कागजात देख रहा है, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि लखनऊ के हजरतगंज में अग्निकांड की एक और घटना हो गई। यहाँ ग्रेविटी कोचिंग में आग लगी, इसके बाद हड़कंप मच गया। डर तो इस बात का था कि जब आग लगी उस वक्त बच्चे कोचिंग क्लास में ही मौजूद थे। सभी बिंदु, किन किन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है? सभी बिंदुओं पे होगी, आपको पता चले। जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लापरवाही हुई है, NOC दी गई है, सभी चीज़ों पे, सभी बिंदुओं की जांच है।
इस बार भी जिस इमारत में आग लगी उसे सील कर दिया गया है, लेकिन ये घटना बताती है कि सिस्टम तभी जागता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं ग्रेटर नोएडा में जेवर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हिस्ट्री शीटर नागेश की हत्या करने वाले 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हिस्ट्री शीटर नागेश की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी पर पुलिस को बदमाशों की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही नागेश की हत्या के और भी आरोपियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई जारी रखने की भी बात कही है। 9/22 को थाना जेवर के अंतर्गत एक हिस्ट्री शीटर नागेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना करी जा रही थी, जानकारी प्राप्त की जा रही थी। इसी के क्रम में मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना उपलब्ध कराई गई कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए 2 व्यक्ति टप्पल रोड पर आशाम आ सकते हैं। उक्त सूचना पर थाना जेवर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम क्रमशः सोमेश और एक का नाम प्रवीण है। ये दोनों मथुरा के रहने वाले हैं। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सबसे पहले बात भाजपा की करते हैं, जहां भाजपा ने 44 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन का दौर चला, जिसके बाद मंगलवार को भाजपा ने 44 नामों पर मोहर लगा दी। इससे पहले कांग्रेस ने भी 44 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सरस्वत ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बसपा ने अपने ही समर्थित प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। जिला पंचायत सीट से ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 44 सीटों में से 27 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह की ओर से सूची जारी की गई। इस लिस्ट में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा समेत कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वो पूरी सूची भी इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 44 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। कांग्रेस ने भी 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं बसपा ने 44 में से 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और तीनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची, उनके नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए भाजपा ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। इसी के मद्देनजर आज से क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू होगा। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र और आगरा में ब्रिज क्षेत्र की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का रोड मैप तैयार करेंगे। इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल कानपुर और 9 सितंबर को लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी कल वाराणसी में काशी क्षेत्र और 9 सितंबर को गोरखपुर में बैठक कर पूर्वांचल में जीत का खाका तैयार करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। क्षेत्रवार बैठकें की जाएंगी। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी रोड मैप तैयार करेंगे। आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बैठक धर्मपाल सैनी लेंगे। आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी ही लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, पूरी तैयारी कर ली गई है और कल कानपुर में अवध क्षेत्र की बैठक होगी, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लेंगे। निकाय चुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप की तैयारी और किस तरह से कर रही है, इसे भी जान लेते हैं। भाजपा की नजर निकाय चुनाव के जरिए यूपी की 80 सीट पर कमल खिलाने की है, क्योंकि यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें 12 प्रस्ताव निकाय से जुड़े हुए थे। निकाय चुनाव की लड़ाई, भाजपा की चढ़ाई। पहले कोर कमेटी का मंथन, अब कैबिनेट का चिंतन।
भले ही अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन भाजपा अभी से चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि सोमवार को जहां यूपी भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई, वहीं मंगलवार को सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पर मुहर लगाकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली उसमें से 12 प्रस्ताव नगरीय निकायों से जुड़े हैं, जिनमें 4 नए नगर पंचायत को मंजूरी दी गई। वहीं देवरिया, अलीगढ़, फर्रुखाबाद और अयोध्या का सीमा विस्तार कर दिया गया, जिससे प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या बढ़कर 756 हो गई है। माना जा रहा कि इसका निकाय चुनाव पर बड़ा असर होगा। गौरतलब है कि निकाय चुनाव को भाजपा 2024 का सेमीफाइनल मानकर चल रही, क्योंकि पिछले निकाय चुनावों में नगर निगम में तो भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत का स्वाद कड़वा था। और अब भाजपा ने पुरानी गलतियों से सीखते हुए सोमवार को ही कोर ग्रुप की बैठक में सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदों में भगवा फहराने का लक्ष्य तैयार किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि भाजपा ने लोकसभा की जो 80 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है, उसका रास्ता इसी निकाय चुनाव से होकर गुजरेगा। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें 19 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र पर टिकी है, जहां एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे, क्योंकि हलचल सदन में होगी, उसकी तपिश निकाय चुनाव तक दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमित शाह ने बैठक में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। पिछली बार 2019 में हारी हुई सीटों में से भाजपा ने 30% सीटें जीती थी। इस बार 2024 में हारी हुई सीटों में से 50% जीतने का लक्ष्य रखा है। खास करके यूपी और बिहार की हारी हुई लोकसभा सीटों पर खास फोकस रहने वाला है। बैठक के दौरान प्रवास कार्यक्रम को लेकर बीएल संतोष ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। साथ ही कई मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वो पहले प्रवास कार्यक्रम पूरा करें। बैठक में प्रवास रिपोर्ट केवल 32 मंत्रियों की आई थी, जिसको लेकर आलाकमान ने नाराजगी भी जताई। अब भाजपा आलाकमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कामकाज का हिसाब लेंगे, जिसके लिए बीजेपी अगले हफ्ते बड़ी बैठक करेगी। तो 24 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का महामंथन लगातार जारी है। प्रवास कार्यक्रम पूरा करिए, संगठन का काम जरूरी है, ये तमाम बातें कही गई हैं, निर्देश दिए गए हैं। शाह की ओर से अमित शाह ने कहा है कि पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतनी हैं। तो आपको बता दें बैठक में कौन कौन शामिल रहा, ये भी जान लीजिए। जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़ी बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की। 24 का चुनाव भी है, जिसको लेकर बड़ी रणनीति तैयार की है। और खास तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो हारी हुई सीटें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार नजर है। नीतीश कुमार उन समाजवादी विचारधारा वाले दिग्गजों में हैं जिनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस विरोध से हुई और फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार भी चलाई। बाद में भाजपा के भी साथ हुए और खिलाफ में ताल भी ठोकी। इसे आप एक अस्थिर रणनीति कह सकते हैं, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे हमेशा सत्ता की रेस में सबसे आगे रहने का मकसद ऊपर रहा। इसी वजह से नीतीश का बिहार की राजनीति में चाणक्य तक कह दिया गया। लेकिन दिल्ली की सियासत में वे किस फॉर्मूले से भाजपा को मुश्किल चुनौती दे पाएंगे, इस पर अटकलें गर्म है। ये सियासी पर्यटन है या फिर 2024 के चक्रव्यूह की चाणक्य चाल। 2 दिन में नीतीश कुमार ने विरोधी दलों के तमाम दिग्गजों के दर पर दस्तक दी। किसी के साथ तस्वीरें खिंचवाई, किसी से गले मिले, किसी से हाथ मिलाया, किसी को फूल दिया, तो किसी के साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खाया। लेकिन यूपी के लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चा में है ये तस्वीर, जिसमें नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव का हाल जान रहे हैं। इसमें नीतीश अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं।
जिस तरह अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ यूपी में सहयोगी दलों का गुलदस्ता सजाया था, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार दिल्ली वाली लड़ाई में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव से 45 मिनट की मुलाकात के बाद अखिलेश को लेकर नीतीश कुमार ने जो कहा वो भी कम दिलचस्प नहीं। हम तो आए थे, तबीयत खराब देखने के लिए। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है, हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई? सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी, जान लीजिए। तो क्या नीतीश चाहते हैं कि अखिलेश यूपी में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी भूमिका की चर्चा परवान पर है? अखिलेश यादव ने नीतीश के बयान के ठीक बाद कहा कि हम साथ साथ हैं। अखिलेश यादव नीतीश कुमार को इस मुलाकात के बाद कार तक छोड़ने आए, एक दूसरे के प्रति आभार जताया। देश भर में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की नीतीश की तरह ही बड़ी कोशिश ममता दीदी ने भी की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन तमाम विरोधी दलों को एक मंच पर लाना इतना आसान साबित नहीं हुआ। अब नई मुहिम के अगुवा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त कर भाजपा विरोधी खेमे से तालियां बटोरी थी, तो अब नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़ने की वजह से विपक्षी नेताओं की आंखों का तारा बने हुए हैं। तो पहले जब ये आ गए थे जी, तब उस समय हम दिल्ली आए थे, तो इनसे मिले ही थे। और अब तो आप लोगों को बता ही दिया कि जब हम अलग हो गए उन लोगों से, तो उन्होंने भी फोन करके कहा ठीक कियो। तो वही जब हम यहाँ पर आए हैं तो इनका दर्शन करने मिलने आए हैं, और कोई बात नहीं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में सीपीएम के दफ्तर पहुंचकर सीताराम येचुरी के साथ खास मीटिंग की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। यंगर एज से एक संबंध है, और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे, आप लोग नहीं देखे हैं कभी। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार के इन मुलाकातों वाले मास्टर स्ट्रोक पर भाजपा चुभते हुए हमले बोल रही है। नीतीश कुमार भले ही पूरे देश में अब भाजपा विरोधी अभियान के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में, लेकिन खुद उन्हें अपने खिलाफ पुराने सहयोगियों के चुभते हुए हमले भी झेलने पड़ रहे हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का जो पहला कार्ड चला है, क्या उसके सहारे एक बड़ी रणनीति की जमीन तैयार हो पाएगी? इस सवाल का जवाब अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, जब नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ अपने फाइनल प्लान का ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।